नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5, केंट फिलॉसफी का लेक्चर 5। ये सीरीज़ जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये केंट की बुक केंट फिलॉसफी के सारे चैप्टर्स हैं। केंट सर ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को, हेनीमैन सर की ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को बच्चों को पढ़ाया, और किस फॉर्म में पढ़ाया? जिस फॉर्म में एफोरिज्म लिखे हैं उसी फॉर्म में डॉक्टर केंट सर ने पढ़ाया, जो हेनीमैन सर एग्जैक्टली कहना चाहते थे। उन्हीं एफोरिज्म को अपनी भाषा में समझाया, और राइटर ने केंट सर की भाषा को ही उस किताब में लिख दिया, किताब के फॉर्म में। और मैं उनकी ही भाषा को आपके सामने सरल शब्दों में पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। तो लेक्चर 5 है। अब तक के लेक्चर आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, उनको सुनिएगा। होम्योपैथी को ठीक से समझने के लिए केंट फिलॉसफी को ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक को फॉलो करें। हम बहुत सारी किताबों को फॉलो करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, और अगर हम नियमों और सिद्धांतों को फॉलो करेंगे जो डॉक्टर हेनीमैन सर ने होम्योपैथी का आविष्कार करते समय दिए। डॉक्टर केंट इन में यही बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी किसी की अपनी खुद की नहीं है। होम्योपैथी के सिद्धांत फिक्स हैं और प्राकृतिक हैं, इसलिए इसमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इन सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता है, और ये किताब आपको वही समझा सकता है जो ट्रू हीलर हो, जो ठीक से प्रैक्टिस करता हो, जो हेनीमैनियन होम्योपैथी को फॉलो करता हो, प्योर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हो, वही आपको समझा सकता है। सिर्फ किताबों की लाइन को समझ लेने से आपको फिलॉसफी समझ में नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है क्लिनिक का, तो मुझे लगा कि फिलॉसफी ही लोग नहीं पढ़ते हैं, और इसी फिलॉसफी को आपके सामने लाया जाए। इस फिलॉसफी को आसान तरीके से आप लोग समझें। अगर आपको फिलॉसफी समझ में आ गई तो होम्योपैथी बहुत आसान लगने लगेगी, आपका कन्फ्यूज़न दिमाग का निकल जाएगा। इसलिए फिलॉसफी हमारा बेस है। अगर हम मकान बनवाते हैं और हम नींव ही ठीक से नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं। इसी तरीके से अगर हम होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी नींव को ठीक रखना पड़ेगा, और हमारी नींव है होम्योपैथिक फिलॉसफी। सबकी अपनी अपनी थ्योरी चल रही है, मैं उन थ्योरियों की बात नहीं कर रही हूँ। उन थ्योरी के फेर में अगर आप भटक जाएंगे तो सच में आप कभी भी होम्योपैथी नहीं कर पाएंगे। तो होम्योपैथी करने के लिए आपको हेनीमैन की पैथी को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो होम्योपैथी के असली सिद्धांत हैं और जो फिक्स हैं, जिनको केंट सर ने अपनी फिलॉसफी में बहुत सरल भाषा में समझाया है। वो मैं आपके सामने हिंदी में सिंपल कम शब्दों में समझाने का प्रयास करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केंट का 5वां लेक्चर। ये केंट का 5वां लेक्चर किस आधार पर है, क्या बेस है इस लेक्चर में, और इस चैप्टर में क्या पढ़ाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने इसमें ट्रू हीलिंग को बताया है, और ट्रू हीलिंग को समझने के लिए हमको ट्रू डिजीज को समझना पड़ेगा, और ट्रू डिजीज को समझने के लिए हमको मियाज, ससेप्टिबिलिटी और होम्योपैथिक पैराडिज्म, मतलब उनके नियम कानूनों को समझना पड़ेगा। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे होम्योपैथी नहीं कर सकते। और होम्योपैथी करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना, समझना अति आवश्यक है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं और या समझना नहीं चाहते हैं तो आप कृपया करके होम्योपैथी मत करिए, छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है जीवन में करने को। तो इन नियमों को आसान भाषा में समझते हैं, दिल और दिमाग में बिठाइए इनको। मैपिंग द फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटरनल इकोनॉमी, मियाज एंड ससेप्टिबिलिटी इन द होम्योपैथिक पैराडिज्म। हेनीमैन सर ने यही बात को कहा है कि फंडामेंटल लॉ है जो आपके इंटरनल हैं, अंदर से हैं, वही
मियाज़ पैदा करते हैं, मियाज़ पैदा होता है तो हम ससेप्टेबल होते चले जाते हैं, और ससेप्टेबल होते हैं तो फिर बीमारी पैदा होने लगती है। आगे उन्होंने दो बातें कही, एक फॉल्स डिजीज और एक ट्रू डिजीज के बारे में बात की। अगर हमको ये समझ में नहीं आता है, आपके पास तो पेशेंट आएगा अपनी बीमारी लेकर के, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आपको उसको सुनना और समझना होगा। अब वो ट्रू डिजीजेज हैं या फॉल्स डिजीजेज हैं, आपको कैसे समझ आएगा, आप कैसे इसको समझ पाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर केंट आपको समझाते हैं कि किसी को अगर कांटा चुभ गया है और दर्द हो रहा है, तो आप दवाई देंगे, साइलिसिया देते जाएंगे और कांटा नहीं निकला, तो सिंपल सी बात है, कांटा निकालिए। कांटा निकलने के बाद जो घाव बनेगा, आपकी इंटरनल बॉडी इतनी प्योर है, शुद्ध है, करेक्ट है, हार्मोनियस वे में है कि वो उसको इटसेल्फ ठीक कर लेगी आगे। और कांटा निकालना तो आपका काम नहीं है, आप कांटा नहीं निकाल सकते, उसको आपको सर्जन के पास भेजना पड़ेगा। अगर पैर में कॉर्न है जिससे चलने में दिक्कत हो रही है, आजकल मेडिकल स्टोर पे कॉर्न की स्ट्रिप आती है, और आपने स्ट्रिप की सलाह दे दी और कॉर्न ठीक हो गया, तो क्या ये ट्रू हीलिंग है? अब समझना पड़ेगा कांटा और कॉर्न। कांटा है पैर में चुभने वाला बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर, और कॉर्न है एक सिम्टम जो आपके इंटरनल इकोनॉमी जो डिस्टर्ब हुई है उसकी वजह से पैदा हुई है। प्रॉब्लम दोनों में हो रही है और दोनों का सलूशन मार्केट में है। तो कॉर्न हुआ है तो वहां पर स्ट्रिप देने की सलाह नहीं है, आपको एक टोटलिटी निकालने की सलाह है और कॉर्न ठीक हो जाएगा। लेकिन कांटा चुभा है तब आपको टोटलिटी की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉर्न कांटे को हटवाने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको उस व्यक्ति के पास भेजने की जरूरत है जो कांटा निकालेगा, सारा काम आप नहीं कर सकते। ये डॉक्टर केंट आपको बता रहे हैं। ये आपका एक्सटर्नल कॉज है, तो एक्सटर्नल कॉज को रिमूव करेंगे, बॉडी इटसेल्फ ठीक हो जाएगी। जैसे डील स्ट्रिक्टली विद मैकेनिकल एक्सटर्नल इंजरी एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे किसी के दांत में दर्द हो गया, अब कीड़ा लगा हुआ है दांत, अगर दांत की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इंटरनल है, जैसे विजडम टीथ निकल रहा, बहुत पेन हो रहा है, तो वहां पर चीरा लगवाने की जरूरत नहीं है, आपको एक ठीक दवाई का चुनाव करना है, अपने से इजी वे में दांत निकल जाएंगे। बच्चे के दांत समय से नहीं निकले तो इसका मतलब इंटरनल इकोनॉमी बीमार है, उसको हम टोटलिटी बना करके इंडिविजुअलाइज करेंगे, रेमेडी देंगे, हो जाएंगे। लेकिन अगर दांत में टूट फूट हो गई है या उसमें आम भाषा में कहें कीड़ा लग गया है, तब वो आपकी दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, आपको उसको डेंटिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। जैसे आंख में ग्लाउकोमा है तो आपकी दवाई से वो ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर की वजह से क्लॉट आ गया है तो आपकी दवाई से वो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आंख में काम करते समय कोई कचरा चला गया, फिर भी कोई से कुछ कर रहे थे, वो छटक के आपकी आंख में चला गया और आप उसमें दवाई देते रहेंगे तो आंख डैमेज हो जाएगी, तो आपको उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो ये भी आपको बहुत आवश्यक है समझना। किताबों में जो लिख गया है वो आप जब प्रैक्टिकली आएंगे तो आपको क्लिनिक में किस तरीके की चीजें मिलेंगी, आपको यहां पर समझना पड़ेगा। डॉक्टर केंट सर ने मजाकिया तौर पे आपको समझाया है कि अगर हड्डी टूट जाए और आप बढ़ई के पास भेज दें, क्या बढ़ई उसको ठीक कर देगा? या छत टपक रही है और आप उसमें पट्टियां बांधते रहें, क्या छत ठीक हो जाएगी? आपको एक करेक्ट व्यक्ति का करेक्टली चुनाव करना पड़ेगा। ऐसे ही जब बीमारी आती है तो बीमारी एक्सटर्नल फैक्टर से है, फॉल्स है, तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर बिना रिमूव किए उसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अगर बीमारी इंटरनल है, मतलब ट्रू डिजीज है, एक्सटर्नल है तो फॉल्स डिजीज है,
इंटरनल है तो ट्रू डिजीज है, और दिखती दोनों एक जैसी हैं, इसलिए आपको वो नॉलेज होगी, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। एनालॉगस टू रिपेयर द हाउस द फिजिकल बॉडी। हाउस को डॉक्टर केंट हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करके कहते हैं, और मैन को डॉक्टर केंट आपका इंटरनल कहते हैं, जिसको हम विल और अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। उन्होंने हाउस और मैन दो टर्म दिए। हाउस मतलब आपका शरीर, और मैन मतलब आपका इंटरनल व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपका हार्मोनी। टूटी हुई हड्डी का एग्जाम्पल दिया है, कांटा चुभा है पैर में, आंख में ट्रॉमा हुआ है, दांत में दिक्कत हुई है, तो ये सारे कुछ एक्सटर्नल कॉज की वजह से प्रॉब्लम आए, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल कॉज रिमूव किया, बॉडी इटसेल्फ ठीक हो गई। और यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिशियन की कब जरूरत पड़ती है, सर्जन की कब जरूरत। सर्जन मीन्स जो आपके डेंटिस्ट हो सकते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मेन सर्जन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिशियन। फिजिशियन की कब जरूरत पड़ेगी, जब बीमारी इंटरनल है, मतलब पैर में कॉर्न हुआ है, जब कोई एक्सटर्नल दिखने वाले सिम्टम्स इंटरनल ऑरा के चेंज होने से आए हैं, तब वो बीमारी ट्रू डिजीज कहलाती है, जो अंदर से पैदा होती है। इंटरनल कॉजेज एंड द वाइटल फोर्स। जब आपका वाइटल फोर्स डिरेंज हो जाता है, आपका विल एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो जाता है, आपका इनर मैन डिस्टर्ब हो जाता है, जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाता है, आपका आत्मा डिस्टर्ब हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं इंटरनल कॉज। तब साइन एंड सिम्टम के रूप में लंबे समय बाद आपको ये बीमारी दिखाई देती है। एनालॉगस टू ट्रीटिंग द मैन विल एंड अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट चैप्टर से डॉक्टर केंट आपको इंटरनल मैन को विल एंड अंडरस्टैंडिंग के नजरिए से समझाते आ रहे हैं। ट्रीट सिम्टम्स मेयरली एज सिग्नल्स ऑफ द इंटरनल डैमेज। जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं वो एक इंटरनल डैमेज का प्रतिबिंब होते हैं, उस रूप में हमें वो दिखाई देते हैं। की इनसाइट। The practitioner who merely dispense medicine to suppress outward sign without addressing the internal cause cannot be called the preserver of health. डॉक्टर केंट ने हमको प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ के लिए बोला है कि आपका काम है किसी भी तरीके की बीमारी को ठीक करना और हेल्थ को प्रिजर्व करना। अगर हम बाहरी सिम्टम को देख के उसको ही ट्रीट करने में लगे हुए हैं, पेशेंट के इंटरनल को नहीं ठीक कर रहे हैं, सिम्टम्स तो चले जाएंगे लेकिन बीमारी नहीं जाएगी, बीमार व्यक्ति ठीक नहीं होगा, तो हम ट्रू प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ नहीं कहलाएंगे। हम उसकी हेल्थ को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हम नहीं कहलाएंगे। और डॉक्टर हैनीमैन सर, डॉक्टर केंट सर आपको यही समझा रहे हैं कि आप प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हैं, इसलिए आपको इंटरनल मैन को देखना बहुत जरूरी है, अंदर की आत्मा को देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ट्रू डिजीजेस फ्रॉम द मिमिकिंग सिकनेस। मिमिकिंग सिकनेस हम कहते हैं फॉल्स डिजीज जो एक्सटर्नल कॉज की वजह से बनी हुई है, उनको हम बोलते हैं मिमिकिंग सिकनेस। एक्यूट डिजीजेस, ये सारी एक्यूट डिजीजेस हैं और एक्यूट दिखाई देती हैं। दो तरीके की एक्यूट डिजीजेस होती है, एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक इंटरनल फैक्टर वजह से। जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ट्रू डिजीजेस हैं उनको हम बोलते हैं मिमिकिंग सिकनेस, और जो इंटरनल की वजह से है उसको बोलते हैं ट्रू डिजीजेस। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर मैंने आपको अभी बताया वो इमीडिएट का फैक्टर है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुरानी आदतें गलत हो जाती हैं, और जब पुरानी आदतें गलत हो जाती हैं तो इसका मतलब मन आपका पहले गलत हुआ, फिर मन गलत होते होते, आदत मतलब मन, जब मन गलत होते होते उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ने लगता है, और शरीर पे पड़ने के बाद साइन एंड सिम्टम्स आते हैं एक लंबे समय के बाद, कुछ समय के बाद। जब वो साइन एंड सिम्टम आते हैं तब आपको उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वहां पर हमें एक टोटलिटी का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन जब तक आप उन गलत आदतों को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप क्योर नहीं हो सकते। इसको हमने मिमिकिंग सिकनेस बोला। एक्सटर्नल कॉज है जो फॉल्स डिजीजेज हैं, मिमिकिंग सिकनेस भी फॉल्स डिजीजेज हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक्सीडेंटली कुछ हुआ, सडन हुआ,
वहाँ पर वो फैक्टर है। और दूसरा ये फैक्टर गलत आदतें, गलत हैबिट, गलत खान पान, गलत पहनावा ओढ़ावा, गलत सोच विचार और गलत आदतें। उसके क्या एग्जांपल्स दिए हैं उन्होंने? मिमिकिंग सिकनेस मतलब फास्ट डिजीज, मतलब वो इंटरनल ऑरा चेंज नहीं हुआ है, वहाँ पर इंटरनल ऑरा चेंज की वजह से बीमारी नहीं आई है, गलत आदतों की वजह से बीमारी आई है। कुछ समय बाद यही गलत आदतें आपका इंटरनल ऑरा भी चेंज कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इंटरनल ऑरा उतना चेंज नहीं हुआ है। रूटेड इन द एक्सटर्नल हैबिट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अब क्या है एनवायरमेंटल फैक्टर और क्या है आपके हैबिट्स? जैसे एग्जाम्पल दिया है, मीट आप खा रहे हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, कोई लॉबस्टर करके कोई जीव है, समुद्री कुछ होगा, मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस सब चीज़ों के बारे में। तो कई बार आप सी फूड बहुत खा रहे हैं या नॉनवेज बहुत ले रहे हैं या अंडा ही बहुत ले रहे हैं, वो गलत आदत हो गई आपकी। और वो जो आदतें गलत हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा, आप उसके लिए ट्रीटमेंट लेने आएंगे। हमने ट्रीटमेंट दिया, आपकी एक नक्सोमिका दवाई आपको दी गई और वो इम्प्रूव भी करेगी, लेकिन वो क्योर तब तक नहीं करेगी जब तक हम उन गलत आदतों को नहीं चेंज करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कॉफ़ी ज़्यादा पी रहा है, कॉफ़ी होम्योपैथी में 100% रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे तो उसका होम्योपैथी की दवाई एंटीडोट भी करती है और आपकी बॉडी को डिस्टर्ब भी करती है। तो होम्योपैथी की दवाई के साथ प्याज लहसुन आप लोग बंद करते हैं, अननेसेसरी बंद करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको कॉफ़ी को बंद करने की आवश्यकता है। तो होम्योपैथी की रेमेडी में कॉफ़ी प्रोहिबिटेड है, आपको बंद करने की एडवाइस देनी है जो पेशेंट कॉफ़ी ले रहे हैं। तो कॉफ़ी या सिरका का अति का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर जब तक आप उसको रिमूव नहीं करेंगे मिमिकिंग सिकनेस खत्म होने वाली नहीं है। आज एनसीआर और विदेशी कल्चर की वजह से वो ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीने लगे हैं, कॉफ़ी का ट्रेंड बहुत हो गया है। जब भी आप किसी भी बड़े शहर में आप देखेंगे तो वहाँ के लड़कियाँ खासकर कॉफ़ी बहुत पी रही हैं और उस कॉफ़ी को पीने से उनको ओवेरियन ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उनके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। कॉफ़ी एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसलिए कॉफ़ी, लड़कियों के लिए कॉफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। आप कभी कभी आपका मन कर रहा है हफ्ता 10 दिन में आप ले सकते हैं, लेकिन रोज़ सुबह शाम कॉफ़ी पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए आपको ये सारी जानकारी होंगी तो आप अपने पेशेंट को एडवाइस दे सकते हैं। चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, लड़कियों को, दुबली पतली लड़कियों को भी कम लेना चाहिए, नहीं तो ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन डिजीज़ बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति नमी वाली जगह रह रहा है, उसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई व्यक्ति नमी वाली जगह में रह रहा है, सांस फूलने लग रही है, कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर रह रहा है जहाँ सीवर की गैस आ रही है, लीकेज है, या छत से पानी टपक रहा है, या आसपास बहुत गंदगी है, गंदे तरीके से रह रहा है, कपड़े साफ सुथरे नहीं पहने, रोज नहा नहीं रहा है, तो वो बीमार होगा। जब तक वो हाइजीनिक स्टेट में नहीं आएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। परिवार में दुख आया और दुख में ही है, आपको तो वो दुख हटाना पड़ेगा, सब कुछ दवाई नहीं हटाएगी, आपको दुख को कम करना पड़ेगा। हाँ, वो मेडिसिन जब आपको दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो दुख कुछ कम ज़रूर होगा, और जब तक वो दुख आप नहीं हटाएंगे, जब तक अपने माइंड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी। हम न्यूट्रिशन प्रॉपर ना लें, हम डाइट ही कम लें, ठीक से प्रॉपर ना लें, तो हम नहीं ठीक कर सकते उसको जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे। तो इसलिए डाइट का लेना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये आपकी फॉल्स सिकनेस है, जो डाइट को लेकर के न्यूट्रिशन आगे बताया जाएगा, उसमें डॉक्टर केट आपको समझाएंगे कि न्यूट्रिशन को कैसे इम्प्रूव करना है। डाइट एंड रेजिमेंट भी एक अलग से चैप्टर है। आगे हम बात करते हैं ट्रू डिजीजेस की। ट्रू डिजीजेस मतलब मियाज़मेटिक डिजीजेस, मतलब कि आपका अंदर इंटरनल मैन, इंटरनल इकोनॉमी आपकी डिस्टर्ब हुई। और ये इंटरनल इकोनॉमी डिस्टर्ब कैसे होती है? आपके विचारों से डिस्टर्ब होती है, तुरंत के विचारों से नहीं,
हजारों सालों से आप गलत विचार अपने अंदर बनाए जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स बनाए जा रहे हैं, और इन विचारों को बनते धीरे धीरे आपका ऑरा गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आध्यात्मिक में हम लोग भारत के वासी हैं और भारत में आध्यात्मिक लाइफ स्टैंडर्ड को सबसे ज़्यादा बेहतर माना गया है। यहाँ पर हम ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। ये क्यों मानते हैं और ये इनका महत्व क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में इनका महत्व है, ये पॉजिटिविटी लाते हैं, क्योंकि इंसान है, आपके पास कष्ट आएंगे, आपके पास समस्याएं आएंगी, आप निगेटिव होंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन जो गुरु है, जो ईश्वर है, आपको पॉजिटिव कर देता है। आज के सिनेरियो में भगवान को ही कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया जाता है, भगवान को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो वो एक विकृत मानसिकता है। और ये विकृत मानसिकता आपकी अगर लंबे समय तक चलती रही तो आप निश्चित रूप से रोगी बनेंगे और वहीं से म्याज़ गड़बड़ होने लगता है। और म्याज़ जब डिस्टर्ब होने लगेगा और आपका म्याज़ जब डिस्टर्ब होगा तो आगे बीमारियों की भरमार होगी। सबसे पहले आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा, पहले विचार गड़बड़ होंगे, फिर आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा, फिर म्याज़ डेवलप होगा। जो डेवलप होगा म्याज़, उसको डॉक्टर हैनीमैन सर, डॉक्टर केंट सर समझाते हैं कि इसको सोरा बोलते हैं। सोरा एक मदर ऑफ ऑल म्याज़ है। अगर सोरा आपकी बॉडी में नहीं है तो एक्यूट म्याज़ भी नहीं होगा। सोरा नहीं है तो ससेप्टिबिलिटी भी नहीं होगी, हम किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव भी नहीं होंगे, हम अपने आसपास के वातावरण के प्रति सेंसिटिव भी नहीं होंगे। मौसम बदला, जुकाम हो गया, मौसम बदला, हड्डियों में दर्द होने लगा, मौसम बदला, खुजली होने लगी, ये सारा कुछ ससेप्टिबिलिटी की वजह से होता है। अगर सोरा नहीं है, अगर म्याज़ नहीं है, म्याज़ का पहला बेस है सोरा, और सोरा नहीं है तो एक्यूट म्याज़ डेवलप नहीं होगा। ससेप्टिबिलिटी आपकी पुअर नहीं होगी, आप सेंसिटिव नहीं होंगे इन्वायरमेंट के प्रति। और फिर नेक्स्ट म्याज़ आते हैं साइकोसिस एंड सिफिलिस, वो भी आपके शरीर में डेवलप नहीं होंगे। तो ट्रू म्याज़ के लिए, तो डेवलप होने के लिए आपके विचारों का गलत होना ज़रूरी है। विचार सही होंगे तो बीमारी ही पैदा नहीं होगी। आगे आते हैं ट्रू डिजीज़ को हम समझ में आया। अब ट्रू डिजीज़ को ठीक कैसे करेंगे, ट्रू डिजीज़ को समझेंगे कैसे? फॉल्स डिजीज़ आपने समझी, आपने मिमिकिक सिकनेस को समझा, अब हम आपको समझाते हैं ट्रू डिजीज़ के बारे में, मियाज़मेटिक डिजीज़ के बारे में। रूटेड इन द इंटरनल ससेप्टिबिलिटी टू द एक्यूट म्याज़। यहाँ पर बात अभी एक्यूट म्याज़ की हो रही है कि अंदर का मैं जब ससेप्टिबल होगा, जब सेंसिटिव हो जाएगा, तब एक्यूट डिजीज पैदा होगी, एक्यूट म्याज़ पैदा होगा, एक्यूट म्याज़ पैदा होगा तो एक्यूट डिजीज पैदा होगी। कैन नॉट बी रिजॉल्व मेनली बाय चेंजिंग हैबिट। इसको सिर्फ हम अपनी हैबिट्स को चेंज करके ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए हमको एक ट्रू होम्योपैथिक रेमेडी की आवश्यकता होगी। अब ट्रू होम्योपैथिक रेमेडी क्या है, ये हम अभी आगे आपको बताएंगे। रिक्वायर्स एड्रेसिंग द फंडामेंटल इंटरनल इम्बैलेंस। हमारा जो अंदर का इम्बैलेंस हुआ है उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। दवाई, विचार, खान पान, रहन सहन, सोना जागना, हमें सब कुछ व्यवस्थित होगा तब हम इस ट्रू डिजीज़ को क्योर कर पाएंगे। अब बात करते हैं द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एन एक्यूट म्याज़। अब एक्यूट म्याज़ की बात करते हैं, एक्यूट डिजीज़ की बात करते हैं। एक्यूट डिजीज़ हमने दो तरीके की देखी, ट्रू और फॉल्स। ट्रू डिजीज़ हैं जो एक्यूट म्याज़ को एक्टिवेट होने से हुई हैं, जिसके लिए ट्रू होम्योपैथिक रेमेडी की ज़रूरत है। और ट्रू हमने अभी एक्यूट रिस्पॉन्स भी देखा, जो फॉल्स मिमिकिंग बोला, फॉल्स डिजीज़ बोला, जो गलत हैबिट की वजह से हमारे सामने आई। अब हम ट्रू एक्यूट म्याज़ की बात करते हैं, ट्रू एक्यूट डिजीज़ की बात करते हैं। ये 3 स्टेजेस में डेवलप होती है। सबसे पहले उसकी प्रोड्रोमल स्टेज है, मतलब शुरुआती सिम्टम्स आते हैं, इनिशियल ऑनसेट आता है। जब म्याज़ में एक्टिवेट होता है, ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है, तब जाकर के
इनिशियल ऑनसेट होता है, इनिशियल डेवलपमेंट होता है और थोड़े थोड़े सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, उसको हम इंक्यूबेशन फेज भी बोलते हैं। फिर सिम्टम बहुत जल्दी ही बढ़ते हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव स्टेज बोलते हैं। और इस प्रोग्रेसिव स्टेज में सिम्टम इतने ज़्यादा होते हैं, अगर आप इनको संभालेंगे नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एक्यूट डिजीज़ को बहुत केयरफुली हमको ट्रीट करना चाहिए। और ज़्यादातर एक्यूट डिजीजेज होती हैं वो अपने आप थोड़े समय में ठीक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डिक्लाइन। अपने आप रिजॉल्व हो जाती हैं, नेचुरली अपने आप ठीक हो जाती हैं, कोई दवा भी नहीं लेंगे तब भी ठीक हो जाएंगी तब। लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और आजकल जरा सा मौसम बदला, वायरल हुआ, एक्यूट सिकनेस आई, तुरंत दवाई ली, हमने अपनी इम्यूनिटी को और वीक बना दिया, एंटी एलर्जिक ले ली, हमने अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया। हमें वहाँ पर अपने पुराने चीज़ों को याद करना चाहिए, हमारे अपने पुराने भारतीय परंपराओं को याद करना चाहिए कि जुकाम है बह के निकल जाने दो, अरे भाप ले लो, विक्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आर्टिफिशियल चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है, सादे पानी की भाप लेने की आवश्यकता है, हल्दी उबाल के दूध पीने की आवश्यकता है, तुलसी अदरक की चाय पीने की आवश्यकता है, गर्म पानी पी लें, गर्म पानी में नींबू पी लें, विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अगर टाइफाइड हो गया है तो आप उसके लिए होम्योपैथिक रेमेडी चाहिए। और खाना सिंपल चाहिए, रोटी नहीं पचा सकता टाइफाइड का पेशेंट, क्योंकि आते इसमें कमज़ोर हो जाती है। तो वहाँ पर ठीक से मैनेजमेंट अगर हो गया और एक सही दवाई का चुनाव हो गया तो ये बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में जब एपिडेमिक मैं आपको बता रही थी उस समय बताया कि क्या ज़रूरत होती है होम्योपैथिक, सही होम्योपैथिक रेमेडी की। सही होम्योपैथिक रेमेडी इस बीमारी को जो 5 दिन चलने वाली थी उसको 3 दिन में कंप्लीट कर देती है कोर्स। जो बहुत क्रिटिकल होने वाला था उसको हल्का बना देती है एक सही होम्योपैथिक रेमेडी। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि जब एक्यूट सिकनेस आए तब आप होम्योपैथिक राइट रेमेडी का चुनाव करें। पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है, उसकी भूख पे कोई असर नहीं पड़ता, उसकी अंदर वाइटल्स पे कोई असर नहीं पड़ता और पेशेंट जल्दी ही ठीक हो जाता है। कॉमन एग्जांपल्स हैं मिज़ल्स, स्कारलेट फीवर, व्होपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स, वायरल, टाइफाइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं हम क्रॉनिक मियास्म, क्रॉनिक सिकनेस फ्रॉम द इनविजिबल रूट ऑफ ऑल एक्यूट इलनेस। मियास्म ही, मियाज मतलब सोरा, क्रॉनिक मियास्म ही सारी बीमारियों का रूट है, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो सोरा हो, चाहे सिफिलिस हो, चाहे साइकोटिक हो या ससेप्टिबिलिटी हो, हर चीज़ के लिए ये मियास्म, क्रॉनिक मियास्म ही जिम्मेदार है। और क्रॉनिक मियास्म है क्या? क्रॉनिक मियास्म है इंटरनल, डीप रूटेड, डीप सीटेड इंटरनल रूट्स हैं। The deep roots, chronic miasm, the invisible substratum must exist for acute disease to take hold. Acute disease क्या, किसी भी बीमारी के लिए जो एक इंटरनल है, सूक्ष्म है, सब्टिल है, जो दिखाई नहीं देता, इमटेरियल है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसमें जब डिरेंज होता है तब क्रॉनिक मियास्म बनता है। और बेस ऑफ क्रॉनिक मियास्म को हम सोरा बोलते हैं। द सरफेस, सरफेस पे क्या दिखाई देता है? एक्यूट मियास्म, विजिबल मैनिफेस्टेशन, वायरल, टाइफाइड, ट्रिगर बाय एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज नहीं होगा और ससेप्टिबिलिटी लो नहीं होगी। अगर आप सेंसिटिव नहीं होंगे तब आपको एक्यूट मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसलिए एक्साइटिंग कॉज और ससेप्टिबिलिटी वीक होने का, ससेप्टिबल हो, जितने ज़्यादा ससेप्टिबल होते जाएंगे उतने ज़्यादा आप बीमार होते जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है ये दोनों का होना, तब आपको एक्यूट मियास्म दिखाई देता है, एक्यूट सिकनेस दिखाई देती है। मैकेनिज्म, फेवरेबल कंडीशन कीप द मियास्म डोरमेंट। मियास्म हमेशा सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती है, और जब इनफेवरेबल कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन होता है, तो ये मियास्म एक्टिवेट हो जाते हैं और साइन, और आप हाईली ससेप्टिबल हो गए,
हाईली ससेप्टेबल होंगे तो सिम्टम्स प्रकट होने लगते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं। आगे हम बात करते हैं सोरा एक्ट एज द मदर ऑफ ऑल कॉन्टेजियन। सोरा ही है सबका जिम्मेदार, मदर ऑफ ऑल कॉन्टेजियन। ओरिजिन कहाँ से हो रही है? द ओल्डेस्ट क्रॉनिक मियाज्म एंड द फाउंडेशन बेस ऑफ ऑल डिजीज। ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, सबसे पहले सोरा ही आएगा। तो मियाज्म आया, उसका कुछ नाम तो देंगे ही। मियाज्म आया मतलब सोरा आया, सबसे पहले सोरा ही आया। जब सोरा आएगा तभी एक्यूट मियाज्म भी आएगा, तभी ससेप्टेबिलिटी भी डेवलप होगी, तभी आपके सिफिलिस और साइकोसिस भी डेवलप होंगे, तभी आप बीमार होंगे, तभी आप डिजीज्ड होंगे। सोरा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। द मैकेनिज्म ऑफ डिके ओरिजिनेट्स डीप विद इन द विल एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका इंटरनल कोर जब डिस्टर्ब होगा तो वहीं से सोरा डेवलप होगा। बिल्ट अप अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ फॉल्स थ्योरी। हम गलत अवधारणा बनाए रखते हैं सालों से, तो धीरे धीरे इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब होने लगती है और सोरा डेवलप होने लगता है। सोरा डेवलप होगा तो फिर धीरे धीरे सोरा डेवलप होने के बाद, सोरा डेवलप हुआ एक फॉल्स थ्योरी के बाद, और जब सोरा डेवलप हो गया तो सोरा डेवलप होने के बाद भी तो डॉर्मेंट स्टेज में है और धीरे धीरे सिम्टम बनाते जा रहा है और अल्टीमेटली इनर स्टेट में अल्टीमेटली डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है। डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगेगी तो साइन एंड सिम्टम आपको दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। वो बीमारी नहीं है, बीमारी हमारे अंदर में है, दिख बाहर रही है साइन एंड सिम्टम के रूप में। कोई एडिक्शन है, इम्प्रॉपर डाइट है, कोई इन सब के रिजल्टेंट के बाद डेवलप हुई डिफॉर्मिटी, गलत विचारों के बाद। द रिजल्ट इंटरनल डिसऑर्डर फोर्स्ड फंडामेंटल टिश्यू चेंजेस। फंडामेंटल टिश्यू चेंजेस होना शुरू हो गए, खुजली होना शुरू हो गई जिसको हम इच बोलते हैं, जो कि इंटरनल डिफेक्ट का एक पैमाना है। कुछ इंटरनल डिफेक्ट हुआ तो खुजली के रूप में आपके सामने सिम्टम आ गया और आप खुजली को ही सोरा मान लेते हैं। तो खुजली सोरा नहीं है, सोरा अंदर में पड़ा हुआ है और खुजली एक रिजल्ट है, एक सिम्टम है जो आपके सामने आ गया है। तो इचिंग सोरा नहीं है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंटरनल इकोनॉमी डिटेरियोरेट। अब डिटेरियोरेट होगी इंटरनल इकोनॉमी, जब तक नहीं होगी तब तक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगे। जब तक विल अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, फॉल्स थ्योरी नहीं आएगी, तब तक विल एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब इंटरनल विल एंड अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक कोई डिफॉर्मिटी अंदर में नहीं आएगी और कोई टिश्यू चेंजेस नहीं होंगे और कोई इचिंग नहीं होगी। ट्रैकिंग द ट्रू सीक्वेंस ऑफ पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस। अब हम पैथोलॉजिकल टिश्यू चेंजेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इममेटीरियल कॉज, इंटरनल ऑरा, विल अंडरस्टैंडिंग। ये कैसे हुआ? द ट्रू रूट वर्क्स इनविजिबल ऑन द इंटरनल नेचर, अनसीन बाय एनी माइक्रोस्कोप। वो आपको चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट बताएगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स चेंज होने लगते हैं। वो बताता है कि मैं अंदर से बीमार हो रहा हूँ, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है। जब ये अंदर से विचार चेंज होना शुरू होते हैं, इंटरनल इकोनॉमी गड़बड़ होना शुरू होती है, फिर उसके बाद वो सेंसिटिव होने लगता है, ससेप्टेबल होने लगता है। द इंटरनल इकोनॉमी इज डिरेंज्ड बाय अ क्रॉनिक मियाज्म। क्रॉनिक मियाज्म डेवलप हो गया और वो ससेप्टेबल हो गया, लीविंग द सिस्टम डिफेंसलेस। ससेप्टेबिलिटी डेवलप होने का मतलब, वीक होने का मतलब कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिफेंसलेस हो गई। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। स्टेप 3 है
जब ये सब कुछ गड़बड़ हो गया फिर क्या होगा? इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स आए, कोई पैथोजन आया, बैक्टीरिया वायरस आया, टेक्स रूट इन द वीकेंड होस्ट। अब वो अंदर गया और जो कमजोर था वो तो हमेशा घूम रहे हैं, जो कमजोर है उसमें साइन एंड सिम्टम के रूप में, टिश्यू चेंजेस के रूप में आपके सामने आ जाता है फिजिकल मैनिफेस्टेशंस। और हमारे आसपास के वातावरण में हर समय ये मौजूद रहते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी हो रहा है, पैथोजेनेसिस भी है, पैथोजेंस भी हैं। तो जो पैथोजेंस भी है, लेकिन हम जो स्ट्रॉन्ग है, जिसके अंदर में म्याज स्ट्रॉन्ग है, ससेप्टेबल नहीं है पेशेंट, सेंसिटिव नहीं है पेशेंट, सिम्टम्स नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं होंगे। द फाइनल इज फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज अपीयर। फंडामेंटल लॉ क्या है? फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स आर स्ट्रिक्टली द रिजल्ट ऑफ डिजीज, नेवर द डिजीज इटसेल्फ। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये डिजीज है, डिजीज का प्रदर्शन है, ये खुद में डिजीज नहीं है। खुद में डिजीज तो अंदर में बैठी हुई है, जिसको हमें देखना है। हम यही देखना भूल जाते हैं। हम लीवर बीमार है, स्टमक बीमार है, पीरियड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, हार्मोन बीमार है, मोटापा बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को देखते रह जाते हैं। उसके अंदर को देखना है कि वो तो सिर्फ सिम्टम है, बीमारी इंटरनल है। रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द डिजीज इकोनॉमी। बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया। एलोपैथिक सिस्टम क्या बोलता है कि मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलता है कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में आया, जिसने आपके ऊपर अटैक किया, आपके अंदर घुस गया, वहाँ पर ट्यूबरकुलर बैसिलाई ने ट्यूबरकल्स डेवलप कर दिए और बीमारी पैदा हो गई, जो हमको फिजिकली दिखाई भी देती है और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस भी हमको दिखाई देते हैं। लेकिन होम्योपैथी, हैनीमैन थ्योरी अलग मानती है। हैनीमैन मानते हैं कि जब तक इंटरनल इकोनॉमी चेंज नहीं होगी, जब तक ट्यूबरकल पहले बनेगा नहीं, तब तक बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता। पहले ट्यूबरकल बनेगा, उसके बाद बैक्टीरिया अटैक करेगा। और ट्यूबरकल क्यों बना? क्योंकि म्याज़ आ गया, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी आ गई। क्यों आई? क्योंकि आपका विल और अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गया, उसमें चेंजेस आने लगे। और यहाँ मॉडर्न साइंस, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या बोलता है कि पहले बैक्टीरिया आया, उसने ट्यूबरकल बनाया। इस सिद्धांत के अनुसार तो बैक्टीरिया इंसानों को मारने के लिए बनाया गया है। तो भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है। हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर वस्तु का अपना एक रोल है। वो हमारे सफाई कर्मी हैं। बैक्टीरिया, वायरस हमारे सफाई कर्मी हैं। अगर इनको मार दिया जाएगा, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारा सर्वाइवल रेट कम होता चला जाएगा। ये बैक्टीरिया और वायरस हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इसीलिए हमारी लाइफ ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे शरीर के सफाई कर्मी हैं, हमें बचाते हैं। तो एलोपैथिक सिस्टम ठीक उल्टा समझती है और होम्योपैथिक सिस्टम एलोपैथी से जस्ट अपोजिट समझती है, सोचती है कि पहले विल और अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हुआ, फिर सोरा डेवलप हुआ, फिर सोरा डेवलप होने के बाद ससेप्टेबिलिटी डेवलप हुई, ससेप्टेबिलिटी के बाद वो ट्यूबरकल डेवलप हुआ, तब जाकर के बैक्टीरिया और वायरस ने अटैक किया। अटैक किया मतलब उसकी सफाई करने के लिए अटैक किया। वो हमारे लिए स्कैवेंजर हैं। और अगर यहीं पर टोटलिटी ठीक से निकल आएगी तो व्यक्ति ठीक भी होता चला जाएगा। देयर अराइज टू कंज्यूम पुरुलेंट मैटर, जो वहाँ पर सड़ा हुआ पदार्थ पैदा हो गया, उसको ख़त्म करने आए हैं। इफेक्टिवली सस्टेनिंग लाइफ, ताकि आपकी लाइफ बढ़ सके। द डिजीज क्रिएट्स द एनवायरमेंटल फॉर द बैक्टीरिया। जो बीमारी पैदा हो गई है वो बैक्टीरिया के लिए एनवायरमेंट पैदा हुआ। पहले बैक्टीरिया नहीं घुसा, पहले डिजीज आई, उसके बाद बैक्टीरिया घुसा, नॉट द रिवर्स।
दे आर द अपरेंट कॉज नॉट द फंडामेंटल कॉज। ये दिखते हैं, ये फंडामेंटल कॉज नहीं है। अब हमने कोई ट्यूबरकुलर टिश्यू लिया जो ट्यूबरकुलोसिस जिसमें है, अब उसको पोटेंटाइज किया, पुरुलेंट ट्यूबरकुलर फ्लूइड हमने, जिसमें बेसिलाई है, ट्यूबरकुलर बेसिलाई है, उसको हमने प्रेसिपिटेट किया और डाइल्यूट किया। और जब हम पोटेंसी बनाना शुरू करते हैं, जब हम 30 सी पोटेंसी तक पहुंचते हैं तो देखते हैं उसमें एक भी माइक्रोब्स नहीं है और एक पोटेंटाइज मेडिसिन तैयार हो गई जिसमें 0 माइक्रोब है। अब मटेरियल से हम इममटेरियल की तरफ चले गए। हमें क्या जरूरत पड़ी जाने की मटेरियल से इममटेरियल की तरफ? हमको क्या आवश्यकता है इस मटेरियल से हम इममटेरियल की तरफ जाएं, हम पोटेंटाइज करें, क्योंकि हम मानते हैं कि बीमारी साइन एंड सिम्टम के रूप में जो दिख रही है वो एक्चुअल बीमारी नहीं है। बीमारी इंटरनल है, इममटेरियल है, सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमें उसको करेक्ट करने के लिए वैसी ही सूक्ष्म रेमेडी की जरूरत पड़ी। इसीलिए पोटेंटाइजेशन का होम्योपैथी में बहुत गहरा महत्व है। द रिवलेशन एट द 30 पोटेंसी, नॉट अ सिंगल फिजिकल ट्रेस, वहां पर कोई फिजिकल ट्रेस नहीं है, सब कुछ सूक्ष्म हो चुका है। आध्यात्म, स्पिरिचुअल और माइक्रोवेव्स फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल रिमेन्स विजिबल। ओरिजिनल मटेरियल में हम देख रहे हैं वो विजिबल है और हमने इसको पोटेंटाइज कर दिया तो ये इनविजिबल हो गए, मतलब इनविजिबल मतलब खत्म ही हो गए, पोटेंटाइज हो गए वो, और वहाँ पे मटेरियल डोजिंग टोटल खत्म हो गई। तो 30 सी पोटेंसी से इममटेरियल डोजिंग स्टार्ट हो गई। 30 सी के बिलो जो भी पोटेंसीज है उनमें सब में मटेरियल डोजिंग है। हम लोग ड्रग ट्रांसमिशन करते हैं तो होम्योपैथी में आप जो इममटेरियल है उसी को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो हम लोग ऑरा को हील करने की बात करते हैं, सोरा को ठीक करने की बात करते हैं, वाइटल फोर्स को हील करने की बात करते हैं, डिरेंज्ड वाइटल फोर्स को अरेंज करने की बात करते हैं, हार्मोनी की बात करते हैं, तो उस हार्मोनी, ये सब इनविजिबल है, ये सब इममटेरियल है, इसको परसीव किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें पोटेंटाइज रेमेडी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मदर टिंचर से कोई रोग ठीक नहीं होने वाला है, बायोकेमिक से कोई रोग ठीक नहीं होने वाला है। आपको क्योर करने के लिए पोटेंटाइज रेमेडी ही चाहिए। द कंक्लूजन, डिस्पाइट लैकिंग मटेरियल बैक्टीरिया, द पोटेंटाइज नोसोड रिटेन प्रोफाउंड क्यूरेटिव पावर। ट्रू मेडिकल एक्शन occurs on the subtle, मतलब सूक्ष्म इममटेरियल ब्रेन गवर्न बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा गवर्न हो रहा है सूक्ष्म, उसको हमें ठीक करना है, इसलिए हमें इममटेरियल डोजिंग की आवश्यकता पड़ी। और नोसोड क्या है? जो बीमारी के तत्व से बनाए जाते हैं उनको हम नोसोड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ सार्कोड्स होते हैं, बाकी हमारी मेडिसिन होती हैं जो नोसोड टर्म, इसलिए इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इस्टेब्लिशिंग हार्मोनी फ्रॉम द सेंट्रल टू पेरिफेरी, बीमारी हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आती है तो ठीक भी होती है अंदर से बाहर की तरफ। यही हमारा नियम है और हमें इन नियमों से नहीं भटकना चाहिए। तो जो लॉ हमें डायरेक्ट करते हैं और हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जो हमारा कन्फर्मेशन होता है जिससे हम ठीक होते हैं। लॉ ऑफ डायरेक्शन क्या है? ट्रू हीलिंग, स्वास्थ्य, जो आपका स्वास्थ्य है, ट्रू हीलिंग मस्ट ओरिजिनेट एट द एब्सोल्यूट सेंटर, उसको विल और अंडरस्टैंडिंग का। द वाइटल फोर्स एंड माइंड, जो आपकी आत्मा है, आपका माइंड है, ब्रेन नहीं, माइंड, एंड इवॉल्व सीक्वेंटली आउटवर्ड टू द फिजिकल टिश्यू, धीरे धीरे अंदर से बाहर की तरफ आते हैं सीक्वेंस के साथ और फिजिकल टिश्यू में धीरे धीरे चेंज होता है। द वार्निंग, और क्योर भी अंदर से बाहर ही होगा। द वार्निंग क्या दे रहे हैं डॉक्टर कैंट? टू प्रैक्टिस इन रिवर्स ट्रीटिंग द circumference
to internal while ignoring the center is to abandon fundamental principles and the practice blindly। कहने का मतलब है कि हमने इंटरनल इकोनॉमी को ध्यान ही नहीं दिया और हम बाहर को ठीक करने में लगे हैं। लीवर में प्रॉब्लम हो गई, चेलोडोनियम दे दो, और किडनी में स्टोन हो गया तो बर्बरीज दे दो और वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, सारे स्टोन्स नहीं निकले। तो आप सिर्फ सुपरफिशियल प्रैक्टिस करते रह जाएंगे और सुपरफिशियल प्रैक्टिस कभी फेलियर हो जाएगी, कभी सक्सेस होगी। लेकिन जब आप एक ट्रू प्रैक्टिस करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ बीमारी को देखेंगे और सही दवाई का चुनाव करेंगे, तो आपके फेलियर होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। इसलिए एक बेहतरीन डॉक्टर बनिए, बेहतरीन फिजिशियन बनिए और होम्योपैथी के सिद्धांतों को जड़वत याद रखिए। आगे बताएंगे प्रेजुडिस और अनप्रेजुडिस के बारे में लेक्चर 6 में। यह है आपका पूरा लेक्चर जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप लोगों को पूरा समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जोड़ दिया जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आने वाले वक्त में एक लाइव सेशन भी लेने वाली हूँ जिसमें बच्चे मुझसे लाइव जुड़ करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये YouTube पे आप अपनी समस्याएं लिखते हैं, कई बार मैंने देखा, नहीं देखा, लेकिन जब हम लोग लाइव जुड़ेंगे हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, तो आपके सारी समस्याओं का समाधान भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो जल्द ही हम एक लाइव सीरीज भी शुरू करने वाले हैं। लाइव सीरीज में आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप हमारे कैंसर के लेक्चर्स को आप ठीक से पढ़ेंगे। आप इसी किताब को ठीक से पढ़ लेंगे, आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब ये बुक ख़त्म होगी, जब सारे लेक्चर्स होंगे, फिर हम लोग बात करेंगे मेट्रिया मेडिका के बारे में। और हो सकता है बीच बीच में मैंने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ाई भी हैं, आपको डॉक्टर गोस्वामी ने बहुत सारी मेडिसिन पढ़ाई हैं, वो भी बीच बीच में मैं अपलोड करूँगी। और अपलोड है ही, आप यूट्यूब में जाके उनको पढ़ सकते हैं। तो मेट्रिया मेडिका को भी आप पैरेलल में पढ़ते रहिए और उसी बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे रूब्रिक्स के बारे में। तो फिलॉसफी पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ट्रू होम्योपैथी, प्योर होम्योपैथी को, डायनेमिक होम्योपैथी को सीखिए और अपने ऑरा को और पेशेंट के ऑरा को करेक्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझिए भी, नोट्स भी बनाइए और चिंतन करिए, पेशेंट पे अप्लाई भी करिए। थैंक यू सो मच।